हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th की फिजिक्स में काफ़ी सारे चैप्टर हैं, उसमें से एक चैप्टर ह्यूमन आई एंड इट्स अ कलरफुल वर्ल्ड। देखिए, इस चैप्टर की अगर बात की जाए ना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स को देखते हुए। ठीक है, उसी में से एक टॉपिक हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट फिर हम समझेंगे कि भाई डेंसिटी में कैसे बदलाव आता है और कैसे डेंसिटी का जो टॉपिक है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से जुड़ा है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, उसके लिए देखिए मीडियम के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये कोई फर्स्ट मीडियम है। ठीक है, ये कोई फर्स्ट मीडियम है जिसको हम क्या मानकर चल रहे हैं, रेयर मीडियम, फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम एक मीडियम की दूसरे मीडियम से तुलना करते हैं, जैसे कि कोई दूसरा मीडियम है, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही मीडियम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, रेयर मीडियम जिसको हम बोल रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी गैप है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हमने फर्स्ट मीडियम कंसिडर किया हुआ है। सेकेंड मीडियम जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या है, सेकेंड मीडियम। अब दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सेकेंड मीडियम में जिसको हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, जिसको डेंसर कहने का रीज़न क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही कम डिस्टेंस है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस बहुत कम है। तो ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, और ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। हल्का मीडियम, भारी मीडियम, समझने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, अगर हम एग्जांपल की बात करें कि भाई रेयर मीडियम का एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट एयर। क्लियर। नेक्स्ट, अगर डेंसर मीडियम की बात करें कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप ग्लास लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, या कोई भी इस तरीके से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अभी पसंद आ रही है तो अभी से लाइक कर दीजिए, अदरवाइज थोड़ा और देखिए, वीडियो अगर पसंद आएगी तो तब लाइक कीजिएगा। ठीक है, टॉपिक अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए खैर आगे चलते हैं, समझते हैं वीडियो में आगे टॉपिक्स को। अब देखिए, हमने ये तो बात समझ ली है कि भाई रेयर मीडियम क्या होता है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है एयर। लेकिन क्या एयर जितने भी एरिया में फैली हुई है वो सारा एक ही मीडियम है? नहीं। आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से समझिएगा इसको। अभी हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया कि जो रेयर मीडियम है जिसमें हमने एग्जांपल क्या लिया है, एयर। मान लीजिए कि इतने एरिया में एयर फैली हुई है। ठीक है, तो क्या जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया को हम एक ही मीडियम माने, या इसके अंदर भी पार्टीशन हो सकते हैं, इसमें भी रेयर और डेंसर हो सकता है? तो सही आंसर क्या है, हाँ, यहां पर भी अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है, सेकंड जो चैम्बर है या सेकंड जो एरिया है, वहां पर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड पर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे फैले हुए हैं। तो अब ये तीन जोन बना दिए मैंने। ठीक है, तीन अलग अलग एरिया है, यहां पर भी एयर है, एयर यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा, नंबर डाल देते हैं इस पर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड में जो एयर है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में, डस्ट पार्टिकल्स, उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। यहां पर डस्ट पार्टिकल के बीच में गैप थोड़ा सा कम हो गया है तो वैसे ये भी रेयर मीडियम, लेकिन इसकी तुलना में इसे में क्या कहना चाहिए, डेंसर मीडियम। अब इसको देखिए आप, सबसे टॉप वाले को, जिसका मैंने नंबर फर्स्ट डाला हुआ है, यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ही कम है।
तो एयर वाला मीडियम होने के बावजूद भी हम इसे क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो यहां से यहां की तरफ आप चलते हो, अगर थर्ड से फर्स्ट मीडियम की तरफ आप चल रहे हो, थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर की तरफ अगर आप चल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई डेंसिटी में लगातार बदलाव आ रहा है। क्या आ रहा है, डेंसिटी में लगातार बदलाव आ रहा है। अब आप सोचोगे भाई डेंसिटी कहां से आ गई, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये सब डेंसिटी तो है, फॉर्मूला आपने देखा होगा, बल्कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, कितने वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है उसी को डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि यहां चेक कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को फिट बिठा कर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत सारा मटेरियल है ना। मटेरियल्स मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है, बहुत कॉम्पैक्ट मीडियम बन रहा है। यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा कम है और यहाँ डेंसिटी और भी कम है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, थर्ड से फर्स्ट की तरफ चलते हैं, तो डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, फर्स्ट से सेकंड, मैंने नंबर डाला हुआ ना यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट से अगर सेकंड की तरफ आ रहे हैं और फिर थर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो डेंसिटी लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। क्लियर। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल, कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर एक फार्मूला मैंने आपको समझाया कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एम मतलब मास, वी मतलब वॉल्यूम, और ये जो साइन है किसको डिनोट करता है, डेंसिटी को। ठीक है, सिंपल सी बात है। यूनिट से भी आप पता लगा सकते हैं, बल्कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, या फिर आप ये भी यूनिट लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। क्लियर, दोनों ही यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं वैसे तो। ठीक है, अब आपको डेंसिटी का टॉपिक क्लियर हो गया। मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, दोनों के एग्जाम्पल क्या होते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं हवा, एयर एज अ रेयर मीडियम, तो उसमें भी रेयर डेंसर हो सकता है। ठीक है, जिसको हमने इस डायग्राम के जरिए समझा। चलिए अब समझते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर इन दोनों टॉपिक को आपस में मर्ज करेंगे, समझेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअल में कैसे डेंसिटी से रिलेट करता है। चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। चलिए हमने ये तो समझ लिया कि भाई मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है ना। और अगर हम एयर को एज अ रेयर मीडियम मान रहे हैं, तो क्या उसमें भी अलग अलग रेयर डेंसर की कंडीशन बन सकती है, नहीं। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। साथ में हमने डेंसिटी का जो टॉपिक है वो भी समझ लिया कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक डिसाइडेड वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है, कितना मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्लियर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के टॉपिक को। देखिए रिफ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई लाइट रेज, कोई भी लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाती है, स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाएगी। कैसे और क्यों, कारण क्या है इसका। देखिए मैं आपको एक ग्लास की एक स्लैब है, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में हमने ग्लास की एक स्लाइड ली हुई है, ऐसा मान लीजिए, है ना। और तो जब कोई लाइट रेज इस स्लाइड पर टच करती है ना, ग्लास पर टच करती है, तो उसके बाद वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्वेश्चन क्या है, क्यों नहीं कर पा रही, क्या समस्या आ गई उसको। भाई अगर हम यहां से लाइट रेज पास करते हैं ना, कोई भी सोर्स वगैरह है, कोई बल्ब वगैरह, तो लाइट रेज स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, बात सही है, क्योंकि एक ही मीडियम है, सिंगल मीडियम है। लेकिन इस केस में यहां पर दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। कितने मीडियम का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, दो मीडियम का। कैसे, सराउंडिंग में क्या है, ये जो ग्लास स्लैब मैंने बनाई है, ये जो रेक्टेंगल की शेप में मैंने डायग्राम बनाया ना, इसके चारों तरफ क्या है, एयर है। लेकिन ये क्या है, ये है डेंसर मीडियम, और सराउंडिंग में रेयर मीडियम। अब रूल क्या होता है, अगर कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, क्या होती है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उसमें लगातार बदलाव देखने को मिलता है, लगातार बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि रेयर मीडियम कहते हैं किसको है, जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है, और डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी कम हो गई है। तो रेज को ट्रैवल करने में दिक्कत आती है, समस्या आती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डाउन पड़ जाती है। ठीक है,
और जब वेलोसिटी डाउन पड़ेगी तो झुकाव तो आएगा ना, सिंपल है। लेकिन इस झुकाव के लिए भी अलग अलग कंडीशन होती है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अगेंस्ट बेंड होगी, मतलब किस साइड बेंडिंग होगी भाई। एक्चुअल डायरेक्शन जो एक्चुअल पाथ था उससे या तो ऊपर की तरफ बेंड होगी या नीचे की तरफ, दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको एक छोटा सा नियम याद रखना होगा, रूल याद रखना होगा। वो रूल मैं लिख देता हूँ बल्कि यहाँ पर, सिंपल 2 रूल हैं। अगर लाइट रेज रेयर से डेंसर में जा रही है ना, अगर लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बैंड होती है टुवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल मैं आपको भी समझाता हूं इसी डायग्राम में, अभी पहले एक बार लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस लाइट रेज एंटर करती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो बैंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ये 2 रूल हैं, नियम है लाइट रेज के ट्रैवल करने के जब 2 मीडियम का जिक्र आता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ यहां पर, तो रिफ्रैक्शन एक वो फिनोमेना है, एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, याद रखिए एक से दूसरे मीडियम, चाहे वो फर्स्ट से सेकंड हो या सेकंड से फर्स्ट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो हमेशा वो बैंड लेती हैं, अपने एक्चुअल ट्रैक पर नहीं चल पाती हैं, एक्चुअल पाथ पर नहीं चल पाती हैं। क्यों नहीं चल पाती हैं, क्योंकि मीडियम में चेंज आ गया ना, इसीलिए। और मीडियम क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूलर पैटर्न है, ठीक है। अगर उस मॉलिक्यूलर पैटर्न में काफ़ी डिस्टेंस देखी जा रही है तो आप रेयर मीडियम बोल दीजिए, और अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम है तो उसे आप डेंसर मीडियम बोलेंगे। अब एक्चुअल पाथ पे तो चल नहीं पाएगी, बेंडिंग होगी, पर बेंडिंग का रूल क्या है वो मैंने यहाँ पर आपको साइड में बता दिया है। रेयर से डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर है तो नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल को समझते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस मान लीजिए आप इसको, इस पर जो स्ट्रेट लाइन डलती है टॉप से, उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा 90 डिग्री पर डालनी है, यही है नॉर्मल, ठीक है। तो जब लाइट रेज ये इंसिडेंट रे आ रही हैं, टकरा रही हैं, टकराने के बाद वो स्ट्रेट जानी चाहिए थी पर स्ट्रेट नहीं जा पाएगी, बेंडिंग होगी, और रेयर से डेंसर जा रही है, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ, तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से बेंड जाती है ये। तो सोचिए एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ आ गई हैं, ठीक है। यहां पर ऐसे एरो दिखा सकते हैं आप, क्लियर। तो यहां हमने समझा कि लाइट रेज स्ट्रेट ट्रेवल नहीं कर पाती हैं अगर मीडियम में बदलाव आता है तो, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब आपने रिफ्रैक्शन क्या है वो भी समझ लिया है, मीडियम क्लियर हो गया, डेंसिटी क्लियर हो गई। अब हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या है इसका, बहुत ईजी है। एटमॉस्फेयर में जब रिफ्रैक्शन देखा जाए, ठीक है, और आपको याद आ रहा होगा मैंने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कुछ समय पहले ही, कि भाई एयर अगर हम रेयर मीडियम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, उसी चीज को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ये कोई अर्थ की स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर है। मान लीजिए कि ये इतना अर्थ का एटमॉस्फेयर है, शॉर्ट में लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। होता क्या है, ये सब एयर है, ब्रैकेट में डाल देते हैं यहां पर, क्या है, एयर। तो यहां पर सब जगह क्या है, एयर है, जिसको हम अर्थ का एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। ये अर्थ है जिसमें सेक्शन होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, और सेंटर में क्या होता है, कोर वाला पार्ट होता है, ठीक है। और यहां पर हम सभी सर्वाइव कर रहे हैं, ये इंडिया, इस तरह से अलग अलग लोकेशन वगैरह है, ये सब चीज़ें। तो अब क्या होता है कि सराउंडिंग में ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी एक नहीं है, इसमें भी क्या होता है, अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स होती हैं, ठीक है। अर्थ के नज़दीक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। अर्थ की सरफेस के नियर बाय मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसका मतलब काफ़ी डेंसर है, ठीक। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स आप थोड़ा दूर दूर बना के दिखा देंगे इसे, ठीक है। अगर हम इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखिए अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इससे ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो स्पेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर बात चल रही है कि अर्थ के नियर बाय क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा ऊपर चलते हैं तो डेंसिटी लगातार घटती चली जाती है। कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या मिला हमें, अर्थ की सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो डेंसिटी, लिख लेते हैं यहां पर, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, डेंसिटी लगातार घटती जा रही है। इसको लाइन को उल्टा कर देते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, स्पेस से है ना अर्थ की सरफेस की तरफ आते हैं, तो लगातार डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो अब एक बात सोचिए आप, अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से अब तक देखा है, इस टाइमिंग तक देखा है, तो अब आप समझ गए होंगे क्या लाइट रेज स्ट्रेट ट्रेवल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मीडियम में बदलाव आ रहा है लगातार। कहने के लिए तो भाई सब क्या है, एयर है, लेकिन इस एक एयर को जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई एक मीडियम है, पर एक्चुअल में ये एक मीडियम नहीं है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की लेयर है। क्लियर। और यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि जब कोई लाइट रेज हमारे एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास आउट होती है तो स्ट्रेट नहीं चल पाती है, लगातार उसमें बेंडिंग होती है। आई थिंक आपको आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर साइंस वर्ड चैनल पर, आपके अपने साइंस वर्ड चैनल पर मिलता है। आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई एंड इट्स अ कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन को हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के टॉपिक को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या होता है ये और कैसे होता है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या और क्यों होती है ट्विंकलिंग स्टार से आने वाली लाइट रेज में, तो इस चीज़ को हम सबसे पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, कोई अर्थ का मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाहर क्या है, स्पेस, जिसको हम अंतरिक्ष बोल रहे हैं, और ये क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये पृथ्वी का वातावरण है, और एक हालांकि कोई स्पेसिफिक बाउंड्री तो होती नहीं है, ऐसा भी नहीं हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के जस्ट बाहर, जस्ट आगे स्पेस स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है ना, डेंसिटी कम होती चली जाती है एयर की। क्लियर, तो ये भी याद रखना है आपको। अब होता क्या है, स्टार्स कहाँ पर हैं, स्पेस में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको मालूम होगी कि स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है ना, स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट है, जिसकी वजह से मुझे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लाइट रेज आना स्टार्ट करती हैं और हमारी पृथ्वी के वातावरण में एंटर करती हैं। जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग बताया कि हमारी पृथ्वी का जो वातावरण होता है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर, वो सिंगल मीडियम नहीं है। वैसे तो रफली बोल देते हैं कि भाई एयर क्या है, एक मीडियम है, बात ठीक भी है, पर अगर आप थोड़ा गहराई से समझेंगे ना इस चीज़ को, तो हमारी पृथ्वी के वातावरण में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। उसको ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि एक और ये दूसरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो यहाँ कम डेंसिटी है, यहाँ ज़्यादा डेंसिटी है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर डेंसिटी लगातार बढ़ती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा देखी जाती है अर्थ की सरफेस के नियर बाय, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। याद रखिएगा, स्पेस से अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब होता क्या है, लाइट रेज जैसे स्टार से आती हैं तो सीधी हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जर्वर लिख लेते हैं यहाँ पर।
जो स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। होता क्या है कि लाइट रेज ऐसे आएंगी, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं इसका। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप कि जब लाइट रेज स्टार से आ रही हैं, बैंड हो रही हैं, ठीक है, हम सिंगल रे को फिलहाल कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इस तरह से वो बैंड होंगी और ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएंगी। क्लियर? लेकिन हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं है, एयर का लगातार फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, एयर की डेंसिटी में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो अगले ही कुछ समय में क्या होगा, ये जो लाइट रेज है, फर्स्ट ड्यूरेशन में तो क्या होगा, लाइट रेज ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगले ही कुछ समय में जो सेकंड लाइट रेज, हम नंबरिंग के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ये फर्स्ट लाइट रेज थी और ये सेकंड लाइट रेज, इस तरीके से ये ऐसे बैंड लेती है, फिर ऐसे बैंड लेती है और इस तरीके से। तो सोचने वाली बात, ये लाइट रेज यहाँ पर स्ट्रेट तो चलेगी नहीं, क्यों नहीं चल पाएगी, क्योंकि डेंसिटी में लगातार बदलाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाली लाइट रेज है, तो क्या हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है, उस ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंच पा रही है? नहीं ना। तो ऐसा ही होता है और इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। डायग्राम आपने देख लिया, ठीक है। होता क्या है कि स्टार से कोई एक लाइट रेज नहीं आती, बहुत सारी लाइट रेज आती हैं, हम नंबरिंग के हिसाब से लेके चल रहे हैं। फर्स्ट लाइट रे आंखों तक पहुंच गई बेंडिंग होने के बावजूद भी, ठीक है। सेकेंड लाइट रे आंखों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे लगातार एयर का फ्लो होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी में थोड़ा बहुत बदलाव होता है और लाइट रेज ज़्यादा रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं, कभी कम रिफ्रैक्शन होता है, कभी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, मतलब इस तरीके से बेंडिंग चलती रहती है। बेंडिंग तो होगी, ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बेंडिंग होते होते भी हमारी आंखों तक रेज पहुंच जाती है और अगले ही कुछ समय में क्या होता है, लाइट रेज नहीं पहुंच पाई। तो जब लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाई तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई लाइट रेज नहीं आ रही हैं, है ना, हमें ब्लैंक दिखाई देगा, स्टार ऑब्जर्व नहीं होगा। फिर अगले कुछ ड्यूरेशन में लाइट रेज फिर से हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, फिर से स्टार दिखाई देगा, फिर से स्टार गायब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग। क्या बोलते हैं इसको? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो आई थिंक आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या है? स्टार्स का ऑब्जर्व होना, स्टार्स का डिसअपियर होना, फिर से दिखाई पड़ना, फिर से गायब हो जाना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्स की खुद की लाइट है वो बात ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और हमारी जो पृथ्वी का वातावरण है ना, एटमॉस्फेयर, वो कोई कांस्टेंट नहीं, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। बहुत बार लाइट रेज पहुंचती हैं और अगले कुछ समय फिर से गायब हो जाती हैं, फिर से आंखों तक पहुंचती हैं। और हमें तो चीज़ें तभी दिखाई पड़ेंगी ना जब हमारे आंखों तक लाइट रेज पहुंच पा रही है, ठीक है। आप एक और चीज़ सोचिए, कोई बल्ब है आपके पास, कोई एलईडी बल्ब है ना, बहुत बढ़िया रोशनी दे रहा है, अच्छी खासी रोशनी दे रहा है, मान लेते हैं करीब 100 वाट का एलईडी बल्ब है, आपसे करीब 2 मीटर की दूरी पर है, क्लियर दिखाई देगा? ट्विंकलिंग प्रोसेस में दिखाई देगा क्या? नहीं ना। डायरेक्ट आप उसको देख पा रहे हैं बहुत आसानी से, बल्कि बहुत ज़्यादा रोशनी होगी, है ना, क्योंकि 100 वाट का एलईडी बल्ब मतलब बहुत भयानक रोशनी देगा, बहुत बढ़िया लेवल की। लेकिन आप अपनी पोजीशन पर फिक्स रहिए, जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स है, वो एलईडी बल्ब, उसकी डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाइए, ठीक है, और काफ़ी दूरी पर ले जाइए उसको अपने से। जब वो एलईडी बल्ब आपसे बहुत ज़्यादा दूरी अटेन कर लेगा, आपने मान लीजिए रात के टाइम ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं सर्टेन हाइट पर, जिससे कि बीच में कोई बैरियर भी ना हो, ठीक है, आप और ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, ठीक है। तो जब आप काफ़ी दूरी पर उसको ले जा चुके हैं, ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, कई बार आपको लगेगा कि हाँ भाई लाइट रेज आ रही हैं उस एलईडी बल्ब से, फिर लगेगा कि वो गायब सा हो गया। तो इस केस में भी आपको ट्विंकलिंग क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक रियल एग्जाम्पल है जिसको आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको बहुत पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ साइंस फेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, क्वालिटी कंटेंट आपको इस तरह का रेगुलर मिलता है।
आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन को हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या होता है ये और कैसे होता है। ठीक है, देखिए कोई अर्थ की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है रफली। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ में 3 सेक्शन बनाए जाते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कोर रीजन होता है, जस्ट उसके ऊपर मेंटल और उसके ऊपर फिर क्रस्ट। तो कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये 3 लेयर होती है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, क्रस्ट जो होती है सबसे ऊपर की लेयर होती है जिस पर हम सभी रहते हैं। अब क्रस्ट के ऊपर जो एरिया होता है ना, एक डिसाइडेड एरिया होता है, हालांकि कोई उसकी फिक्स लिमिटिंग बाउंड्री तो होती नहीं है। ठीक है, कि भाई आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट 300 किलोमीटर के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है ना। धीरे धीरे डेंसिटी कम होती चली जाती है, जो डस्ट पार्टिकल है उनका नंबरिंग जो है कम होता चला जाता है, या आप ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर कोई फिक्स नंबरिंग नहीं होता कि 250 किलोमीटर के बाद स्पेस स्टार्ट होगा या 300 किलोमीटर के पास। धीरे धीरे क्या होता है, वो डाउन होता है। क्लियर? बाकी ऐसा माना जाता है अप्रॉक्स 350-380 किलोमीटर्स तक जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है। ठीक है, जिसको अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वगैरह ये सब। अब देखिए स्टार्स कहाँ होते हैं। स्टार्स होते हैं हमारे स्पेस में। ये मैंने एक स्टार्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। ठीक है, जैसे कोई स्टार है, कोई भी स्टार आप कंसिडर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नियर बाय स्टार की बात चल रही है यहाँ पे। तो स्टार कहाँ पर होता है? स्पेस में। ठीक है, तो स्टार से जो लाइट रेज आती हैं वो लाइट रेज स्ट्रेट हमारे पास तक नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती है स्ट्रेट? क्योंकि यहाँ पर मीडियम होता है ना। क्या होता है? मीडियम होता है। और एक मीडियम नहीं है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। कहने को तो रफली बोल देते कि हाँ भाई एयर क्या है, एक मीडियम है, लेकिन एयर में भी डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। कैसे डेंसिटी में बदलाव आता है, इस पर जो हमने वीडियो बनाई थी उसके ज़रिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है एटमॉस्फेयर दिखाया मैंने। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो कोई एक मीडियम नहीं है। रफली बोल देते हैं एक मीडियम, बात ठीक है, लेकिन थोड़ा आप गहराई से देखेंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, अर्थ के नियर बाय काफ़ी ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम सर्टेन हाइट कवर करते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं या स्पेस की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, डेंसिटी लगातार कैसी हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, डेंसिटी लगातार घटती चली जाती है जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से आप स्पेस की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? ये इस चीज़ को आप अपोजिट करके बोल सकते हैं, उल्टा करके बोल सकते हैं कि स्पेस से अगर हम अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं तो डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है, लेकिन कोई एक स्टेप पर नहीं, डिफरेंट स्टेप पर ही होता है। ठीक है, तो इतनी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि स्टार से जो लाइट रेज आएगी वो स्ट्रेट नहीं आ सकती। क्लियर? लाइट रेज कभी भी स्ट्रेट नहीं आ पाएंगी जो स्टार से हमारे सरफेस तक पहुंच रही हैं। उसमें बेंडिंग ज़रूर होगी, और एक या 2 बेंडिंग नहीं, काफ़ी नंबरिंग में यहाँ पर लाइट रेज जो है बेंड होती हैं जो स्टार से आ रही हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए फिर देखिए एक्चुअल में होता क्या है। स्टार से देखिए लाइट रेज आ रही हैं इस तरीके से, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करती हैं, और जैसे ही एंटर करती हैं तो लाइट रेज, जो स्टार्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो स्टार से जो लाइट रेज आती हैं, जब तक वो स्पेस को क्रॉस कर रही हैं तो वो स्ट्रेट रहती हैं, लेकिन जैसे ही हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में, है ना, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करती हैं तो बेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और एक बार बेंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर मल्टीपल बेंडिंग देखी जाती है। रीज़न क्या है? डिफरेंट डेंसिटी का प्रेजेंट होना। तो जैसी लाइट रेज एंटर करती हैं, स्टार से आने वाली लाइट रेज जो एंटर करती हैं किसमें, हमारे पृथ्वी के वातावरण में। ये क्या है देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं इसका नाम, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जैसे ही लाइट रेज जो स्टार से आ रही हैं कहाँ पर एंटर करती हैं, हमारे पृथ्वी के वातावरण में, मतलब एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट डेंसिटी, आप ऑप्टिकल डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार से आने वाली लाइट रेज होती हैं लगातार बेंड होती चली जाती हैं, झुकती चली जाती हैं। और याद रखिएगा एक स्टेप पर बेंड नहीं होती हैं, क्योंकि डिफरेंट डेंसिटी की लेयर है, तो इसलिए मल्टीपल बेंडिंग होती है कुछ इस तरीके से। देखिए डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये जो लाइट रेज हैं कहाँ से आ रही हैं, स्टार से आ रही हैं। जो डॉटेड लाइन है वो आपको बता रही है कि भाई ऐसा जानी चाहिए थी लाइट रेज को, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा पा रही है। रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की लेयर्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड और थर्ड। देखिए स्टेप्स तो काफ़ी सारे होते हैं ना जिस पर लाइट रेज जो है बेंड होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 को हाईलाइट कर दिया है। तो नंबर फर्स्ट पर बेंडिंग हो गई है, उसके बाद फिर से ये कंटिन्यूस लाइन और डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन एपरेंट कंडीशन है, लेकिन एक्चुअल लाइन क्या है, कंटिन्यूस वाली। ठीक है, फिर नंबर थर्ड वाले स्टेप पर भी इसी तरीके से आगे उसे प्रोसीड कर दिया है, और फाइनली यहाँ पर ये लाइट रेज पहुँच गई है। ठीक है, जो स्टार से आ रही हैं, और जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, तो फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, जो ऑब्जर्वर, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है जो स्टार्स को देख रहा है, तो अब होता क्या है, हमें स्ट्रेट पैटर्न में दिखाई पड़ता है। तो जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होती है, अगर आप इसको बैक साइड में बढ़ाएंगे तो स्टार्स हमें यहाँ पर कहीं दिखाई देता है। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। क्लियर, तो यहां हमें स्टार दिखाई पड़ रहा है, जबकि ये कौन सा स्टार है, ये एपरेंट स्टार है, मतलब आभासी, एक्चुअल नहीं है, ये रियल स्टार है। क्लियर, तो एक्चुअल स्टार हमारे पास यहां पर है, लेकिन ये एपरेंट स्टार है। ठीक, मतलब एज अ इमेज। तो जो हमें स्टार दिखाई पड़ता है ना, वो वास्तविक तारा होता ही नहीं है। ठीक है, पर इस चीज़ को अगर हम बिना समझे किसी को कहेंगे, बिना समझाए किसी को बताएंगे ना, तो वो विश्वास नहीं करेगा कि भाई जो हमें तारा दिखाई दे रहा है वो तारा वहाँ है ही नहीं। समझ रहे हैं? जब तक आप उसको ये सारी चीज़ें डायग्रामेटिक नहीं समझाएंगे, वो विश्वास नहीं करेगा आपकी बात पर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए एक्चुअल स्टार यहाँ पर है, जिसको हम रियल स्टार कह रहे हैं। क्लियर, इस स्टार से लाइट रेज आती है, स्पेस से गुजरते हुए वो लाइट रेज कहाँ पहुँचती हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये पृथ्वी है, ये इसका वातावरण है, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। एयर एक मीडियम एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर कम डेंसिटी होती है, उससे नीचे और ज़्यादा डेंसिटी होती है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के नज़दीक आते हैं तो डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। ऊपर से नीचे आने की तरफ डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप्स में दिखाया हुआ है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी टॉप से बॉटम की तरफ आने पर लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे लाइट रेज हर एक ऑप्टिकल डेंसिटी वाले सेक्शन तक पहुंचती है, उसको क्रॉस करती है, तो रिफ्रैक्टेड हो जाती है, अपने एक्चुअल ट्रैक पर नहीं चल पाती, बेंड हो जाती है, झुक जाती है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ये भी आपने समझा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इस तरीके से चलता रहेगा प्रोसेस, और फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, तो उस रिफ्रैक्टेड रे को अगर सेम पावर से आप बैक साइड में बढ़ाते हैं, तो वहां पर जो स्टार दिखाई पड़ रहा है वो ही आपका क्या है, एपरेंट स्टार है, इमेजिनरी स्टार है, एक शेडो है एक्चुअल स्टार की। ठीक है, तो ये एपरेंट स्टार, ये रियल स्टार। पर रियल स्टार हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको बहुत पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ साइंस वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, क्वालिटी कंटेंट आपको इस तरह का रेगुलर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ।